नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं देशबंधु के कार्यकारी संपादक जयशंकर गुप्त। जयशंकर जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार। तो जयशंकर जी, कोविड काल में मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो अंततः देश हित और जनहित के लिए जो है वो सही साबित नहीं हुए। यानी सरकार की मनमानी का खामियाजा देश की आम जनता को भुगतना पड़ा। सरकार का तर्क है कि स्वास्थ्य आपदा के मद्देनज़र या गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए त्वरित फैसले लेने की ज़रूरत थी, इसीलिए ऐसे फैसले लिए गए। लेकिन नई शिक्षा नीति, 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान और लगातार किसी न किसी सार्वजनिक उपक्रम का निजीकरण जैसे कुछ फैसले भी सरकार ने विपक्ष को भरोसे में लिए बिना लिए। मार्च से संसद बंद है और संसदीय समितियों की बैठक भी नियमित तौर पर नहीं हो पा रही है। इसीलिए सरकार को अकेले के बूते यानी अपने बूते फैसले लेने का बहाना भी मिल गया। मगर अब संसद का मानसून सत्र जल्द ही आयोजित किया जाएगा। मार्च से संसद को बंद रखने के पीछे भी महामारी का ही हवाला दिया गया। हालांकि इस बीच कहीं राज्य सरकार को गिराने की कोशिश, तो कहीं विधायकों की खरीद फरोख्त, दल बदल, कुछ सभाएं, कुछ समर्थन रैलियां और अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन जैसे राजनीतिक प्रयोजन जो हैं वो साधने वाले सारे काम होते रहे। इनमें कोरोना कहीं आड़े नहीं आया। लेकिन लंबे अरसे तक संसद ठप रखने के लिए कोरोना से अच्छा बहाना कोई नहीं था। अब संवैधानिक मजबूरियों के चलते मानसून सत्र आयोजित हो रहा है, तो इसमें तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं ताकि माननीयों को किसी किस्म का डर नहीं रहे। लेकिन सरकार के लिए बीमारी से बढ़कर भी एक डर है और वो है जवाबदेही का। सरकार ये अच्छे से जानती है कि संसद जैसे ही शुरू होगी उसे विपक्ष के कई चुभते हुए सवालों का जवाब देना होगा, जिसमें उसके लिए असुविधा पैदा हो जाएगी। लॉकडाउन का फैसला, मजदूरों की दुर्दशा, करोड़ों की बेरोजगारी, जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट, चीन के साथ जारी तनाव, छात्रों के विरोध के बावजूद परीक्षाओं का आयोजन, कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि जैसे कई मसलों पर विपक्ष सवाल जरूर पूछेगा, जिन पर कहने के लिए सरकार के पास कोई पुख्ता बातें नहीं हैं। केवल गोलमोल भावनात्मक मुद्दों की जुगाली है। इसीलिए शायद अपनी सुविधा के लिए सरकार ने प्रश्नकाल ही स्थगित कर दिया था। लेकिन अब विपक्ष के चौतरफा विरोध के बाद सरकार ने थोड़ा झुकने का फैसला लिया है कि अब संसद सत्र के दौरान लिखित में सवाल पूछे जा सकेंगे, जिसका जवाब भी लिखित में ही होगा। यानी अब अतारांकित सवाल ही पूछे जा सकेंगे। जयशंकर जी, सवाल प्रश्नकाल का है। आपने एक लंबे समय से संसद की कार्यवाही को कवर किया है। इस विशेष सत्र और उस पर हो रहे हंगामे पर आप क्या कहेंगे? नहीं राजीव जी, देखिए, एक तो कोरोना के नाम पर बजट सेशन को बहुत जल्दी हड़बड़ी में खत्म कर दिया गया था। जो बजट सत्र हमारा था, उसके बाद जो मानसून सत्र होने वाला था, इससे थोड़ा और पहले ही होता था, लेकिन अब उसको भी अब जाकर के शुरू करने की बात की जा रही है। ये और सबसे बड़ी बात जो है, जैसे आपने अभी कहा कि प्रश्नकाल पहले तो समाप्त कर दिया था, अभी लिखित प्रश्न ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रश्नकाल के अलावा शून्यकाल भी इस बार नहीं होगा। जी। प्राइवेट मेंबर्स बिल भी इस बार पेश नहीं किए जा सकेंगे। इस बार और भी बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं, सरकार किसी हालत में भी जवाबदेह न बनने पाए। और देखिए, प्रश्नकाल का क्या है, दो तरह के होते हैं। एक तो लिखित प्रश्न जो होते हैं, वो बहुत पहले ही से पेश कर दिए जाते हैं। सदस्य अपने प्रश्न जो है भेज देते हैं और उसमें वो अगर उनको सूचीबद्ध करना होता है तो उसको कर लेते हैं वो लोग, और उसका लिखित जवाब सरकार की अपनी भाषा में सरकार का होता है। लेकिन सदन के अंदर जब वो मंत्री उसके बारे में बोलते हैं कि ये लिखित जवाब पेश कर दिया गया है, तो सदस्य या और भी कोई सदस्य जो है उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। यानी कि पूरक प्रश्न भी उसके आधार पे वो पूछ सकते हैं। तो उससे बचने के लिए खेल सारा किया गया है कि मतलब जब तो सवाल तो पहले से ले लिए गए हैं, सवाल जी। पहले से सदस्यों के आ गए होंगे हाउस में, और उसका जवाब भी सरकारों से विभिन्न एजेंसियों से मंगा करके तैयार कर लिया गया होगा। लेकिन अब वो कितना गलत है या कितना सही है जवाब, वो उसको लेकर के सदस्य जो है वो अपने सवाल पूरक सवाल कर लेते हैं। तो उसकी गुंजाइश इस बार एकदम खत्म कर दी गई है। दूसरी बात है कि जीरो आवर के नाम पर, जीरो आवर में सदस्य जो है देश में जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको सदस्य चाहते हैं कि सदन के अंदर पेश करके उस पर सदन का सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जाए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, उसको ला करके रखने की बात होती है। तो उसका भी आपने खत्म कर दिया, शून्यकाल पूरा ही खत्म कर दिया। फिर दूसरा तीसरा ये कि जो प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं,
सरकार तो अपने बिल विधेयक लाती ही लाती है, लेकिन मेंबर्स भी अपने हिसाब से कुछ लाते हैं। हालांकि उसमें जो सरकार के असुविधाजनक होते हैं, उसको पारित होना या पास होना तो मुश्किल होता है, नहीं के बराबर होता है, लेकिन उससे सदन और देश के लोगों का ध्यान तो आकर्षित हो जाता है। किसी एक समस्या के बारे में अगर उस पर चर्चा हो जाती है सदन में, तो अब वो भी नहीं आ सकेगा। और अब देखने वाली बात यह है कि बाकी जो जितने सवाल हुए हैं, जैसे आप अभी गिना रहे थे, जी। जो जीएसटी का हो, चाहे वो ये आपके जीडीपी हमारी ऐतिहासिक रूप से माइनस 23 पॉइंट समथिंग नीचे चली गई है, उसके बारे में हो, बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो जिनके पास रोजगार है उनके रोजगार छीनते चले जा रहे हैं, मजदूरों को जो परेशानियां झेलनी पड़ी, प्रवासी मजदूरों को खास तौर से सरकार के निकम्मेपन के कारण, सरकार की घोषणाएं कुछ होती थी, काम कुछ और होता था। इन सारी बातों को सांसद सदन में पेश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो देखने वाली बात है। उसको किस आधार पे स्पेशल मेंशन में विशेष उल्लेख के को इजाजत देंगे कि नहीं देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे दौर का, देखिए ये सरकार जो है ना राजीव जी, जी। ये आपदा में अवसर के सिद्धांत पे काम कर, मतलब आपदा को कैसे अवसर के रूप में भुनाया जा सकेगा। मतलब पूरे जो कोरोना काल है जिसको आप कह सकते हैं, ये किसी आपातकाल से ज्यादा बेहतर नहीं कह सकते हैं। आप एक तरह का अघोषित आपातकाल ही रहा है। जितने काले कानून बनाए गए हैं, जितने अध्यादेश लागू किए गए हैं, अब उनको उन पे सब पे मुहर लगवाएंगे ये किसी न किसी रूप में, क्योंकि कहेंगे साहब बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। अब आपको पता है कि 2 सत्र में हो रहा है, दिन में कुछ घंटे जो है राज्यसभा बैठेगी, कुछ घंटे लोकसभा बैठेगी। पत्रकारों को एकदम बाहर एक तरह से कर दिया गया है। केंद्रीय कक्ष में जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनकी एंट्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो गैलरीज होगी, प्रेस गैलरीज होगी, उसमें भी एक अखबार से सिर्फ एक आदमी को नॉमिनेट कर सकते हैं। आप वही जाकर के अगर चाहेंगे तो कवरेज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो उसकी भी कर दी इन लोगों ने। मतलब एक तरह से जो पारदर्शिता नाम की जो चीज होती है, लोकतंत्र की जो पहली शर्त होती है, उससे भगने की बात, उससे बचने की बात ये सरकार लगातार किए जा रही है। अब हमको लग रहा है कि अगर सरकार का मकसद यही है, एक तो आप देखिएगा कि पिछले वर्षों में भी लगातार संसद हो या विधायिकाएं हो, विधानमंडल होंगे राज्यों के, जी। उनके सत्र बहुत ही सीमित होते जा रहे हैं। मतलब दिनों की आप देखिए, कभी किसी कोई छोटी सी घटना हो गई, कभी कुछ हो गया, उसके नाम पे विशेष क्या बोलते हैं, पूरा सत्र को ही आप अनिश्चित काल के लिए ये कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, तो सत्र चलते ही नहीं है, बहुत ही कम चलते हैं। अब पार्लियामेंट का भी यही हाल हो गया है। आज आप देखिए संसद की जो हालत है, तो उसमें अब कितने दिनों का होगा, मुश्किल से कितना 22 दिन कहा है या क्या कहा है, 12 दिन का है कुछ, तो 14 से 1 अक्टूबर तक है। 14 से 1 अक्टूबर जी, तक, 14 सितंबर से 1 अक्टूबर, हालांकि इसमें कोई भी छुट्टी का दिन जो है वो नहीं है, लेकिन 14 नहीं तारीख। है। हाँ, जी। तो हाँ, तो अब इतने कम समय में अब क्या क्या जो है, इतने घटना हुए हैं, कितने अध्यादेश पास किए हैं, कितने कैबिनेट के फैसले हुए हैं, उस पर जो मुहर लगानी होगी संसद को, अब वो सब देखने वाली बात है कि कितनी चर्चा होती है, कितनी बहस होती है, जी। ये देखने है। जी बिल्कुल। अभी आप शून्यकाल की बात कर रहे थे और प्रश्नकाल की भी बात हो रही थी, लेकिन मैं अपने दोस्तों को, जो दर्शक हमारे हैं देख रहे हैं, उनको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तारांकित प्रश्न होते हैं, एक अतारांकित प्रश्न होते हैं, और एक अल्प सूचना प्रश्न होता है। तो तारांकित प्रश्न वो होता है जिसका सदस्य जो है, यानी संसद सदस्य जो है, वो सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिस पर तारांक यानी कि स्टार लगा होता है। और अतारांकित प्रश्न वो होता है जिसका सदस्य सदन में मौखिक उत्तर नहीं चाहता है। अतारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं, जबकि अल्प सूचना प्रश्न के तहत लोक महत्व के विषय के संबंध में कोई प्रश्न पूरे 10 दिन में से कम की सूचना पर पूछा जा सकता है। इस व्यवस्था से सरकार की जवाबदेही तय होती है और विपक्ष को भी अपनी भूमिका बेहतर निभाने का अवसर मिलता है। लेकिन मोदी सरकार शायद विपक्षहीन संसद चाहती है, इसीलिए प्रश्नकाल की मांग को भाजपा के कुछ नेताओं ने फर्जी विमर्श खड़ा करने की कोशिश बताया है, जबकि ये
उनका लोकतांत्रिक अधिकार है जो अब उन्हें कुछ कम होकर मिल रहा है। सरकार की जवाब न देने की मंशा तो नजर आ रही है जयशंकर जी, लेकिन विपक्ष को अब और सतर्क होकर अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा। जयशंकर जी, विपक्ष जिस प्रकार हाशिए पर है और अब तो राज्यसभा में भी एनडीए का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हमारी संसदीय प्रणाली को आप किन चुनौतियों के साथ देख रहे हैं? कैसी चुनौतियां उसके सामने है? दोनों चीजें हो रही हैं इसमें। जो संसदीय लोकतंत्र के लिए जो नुकसानदेह हो सकती है, वो दोनों ही बातें हो रही हैं। एक तो सत्ता और सत्ताधारी दल या सत्ताधारी गठबंधन जो है, वो अपने प्रचंड बहुमत के आधार पे निरंकुश होता जा रहा है, और दूसरी तरफ विपक्ष एक तो बहुत ही कमजोर है, लेकिन बंटा और बिखरा हुआ है। मतलब अभी तक देखिए, संसद का ये सत्र शुरू होने जा रहा है, अभी तक कोई कोऑर्डिनेशन की कोई बैठक नहीं हो पाई है विपक्षी दलों के बीच में, कि जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लेकर के कि संसद में एक एकजुट जो भी हो, जो भी सवाल हैं, उन सवालों पे विपक्ष का रुख एकजुट होगा कि नहीं होगा, इस पर अभी तक कोई बैठक या कुछ नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी जरूरत तो आज की तारीख में यही है। और राज्यसभा में तो हो ही गया है उनका बहुमत, क्योंकि बहुत सारी विधानसभाओं में उनके अपने लोग हैं। और अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया था, उसमें से 2-3 लोग तो दल छोड़ करके चले गए। तो उनकी जगह पे जब उपचुनाव होता है तो सत्ताधारी दल ही जीतता है। उनके 2 सदस्यों का निधन भी हो गया, तो वो जो सीटें थी वो भी खाली हुई, तो वो भी इन्हीं के पास गई, सरकारी दल के पास ही गई। तो वो सब तो अपनी विसंगतियां हैं। तो लेकिन सवाल है कि जो भी आपकी ताकत, बची खुची ताकत है, उसको समेट करके, संजो करके कैसे आप एकजुट विपक्ष की बात कर पाएंगे। अब देखिए, जो भी सवाल होता है, कांग्रेस तो लड़ती है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कभी कोई बात करते हैं, लेकिन बाकी विपक्षी दल उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। बल्कि कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग भी, एक स्वर जो होता है वो भी नहीं हो पाता है। वो सबसे बड़ी कमी दिखाई दे रही है। और इसमें कांग्रेस की भी अपनी कमी है कि कांग्रेस सोचती होगी अगर ये कि हम कोई एक रुख हमने तय कर लिया और सारे लोग उसको फॉलो करें, तो ये भी संभव नहीं लगता है। तो आज जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस की भूमिका है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसको चाहिए कि भाई, विपक्ष के जितने दल हैं, कम से कम संसद के भीतर जो भी दल हैं, और जो सरकार के साथ सहमति या उनके साथ समर्थन का भाव नहीं रखते हैं, तो उनको कैसे एक पाले में लाया जा सकता है, एक साथ बैठ करके आपस में चर्चा करके कि क्या हमारी रणनीति हो इस सदन के अंदर। इस जो सत्र है हमारा, इस सत्र के अंदर हम कैसे सरकार के जो उनकी विफलताएं रही हैं या उनके जो गलत कार्य रहे हैं, उनको कैसे हम एक्सपोज कर सकेंगे। क्योंकि संसद जो है, जनता के सामने लोकतंत्र का एक आईना होती है, जिसमें जनता अपनी सरकार की छवि देखती है। तो उस छवि को दिखाने में विपक्ष की क्या भूमिका होगी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे लगता है कि अभी हो सकता है कि हम लोग थोड़ा जल्दबाजी भी कर रहे हैं। अभी तो आज आज तो अभी 30 हम तारीख है, अभी 10 दिन का समय है। अभी का समय है, तो हो सकता है कि कोई बैठक बुलाए, विपक्ष अपनी बैठक बुलाएगा और उसमें कोई ना कोई एक रणनीति बनेगी। लेकिन रणनीति जो भी बने, वो सामूहिक रणनीति बननी चाहिए, विपक्ष की वो रणनीति होनी चाहिए, ताकि सरकार को बहुत सारे इशूज हैं, इतने सारे इशूज हो गए हैं इन 6-8 महीनों में। मतलब हमको लगता है मार्च में जो खत्म हुआ था बजट सत्र, उसके बाद से लेकर के अभी तक सरकार, जो मध्य प्रदेश में सरकार कैसे गिराई गई, राजस्थान में सरकार गिराने के लिए जो जो षड्यंत्र किए गए, या इस तरह के बहुत सारे इशूज हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है, ये बातें हैं। तो जनता के इशूज हैं, किसान है। मतलब आप, आज ही मैं देख रहा था किसी अखबार में कि इतनी आत्महत्याएं जितनी हुई हैं, 42,000 से कितने तो गिनती बिल्कुल। की आई हुई है। और उसमें अब जो है, पहले किसान आत्महत्या करते थे, अब मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। यहीं बगल में दिल्ली में चांदनी चौक में 2 व्यापारियों ने अपनी जान दे दी, क्योंकि वो कर्ज से लदे हुए थे, पैसा नहीं चुका पा रहे। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है। रोज वहां बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रोज वहां हत्याएं हो रही हैं। 2 पत्रकारों ने दम तोड़ दिया लखनऊ में। लखनऊ जैसे राजधानी शहर है, कोरोना के चलते इलाज के अभाव में इलाज नहीं मिल पाया, फोन पर फोन लगातार जा रहे थे। एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अमृत मोहन दुबे हैं, या एक नीलांशु शुक्ला हैं, आज इंडिया टुडे आज तक के, सही ढंग से इलाज नहीं मिल पाया, इसलिए दोनों ने दम तोड़ दिया। ऐसे तमाम सवाल हैं कि जो लापरवाहियां जिस ढंग से बरती गई हैं कोरोना के नाम पर, कि जब छूट देनी थी तो छूट नहीं दी आपने। जब जब बहुत महामारी फैल गई, आज जो है रोज हमारे देश में 70,000 से अधिक मरीज निकल के आ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव होकर के आ रहे हैं।
तब हमको लग रहा है जैसे सरकार पे कहीं कोई गंभीरता ही नहीं है। चीन ने जिस तरह से हमारी सीमाओं में दखल किया, कब्जा कर लिया था, 20 हमारे जवान मारे गए, हमारी चिंता, हमारी सरकार की चिंता का विषय नहीं है। अब ये चिंता का विषय हमारे विपक्ष का भी हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये हमको इस सत्र में देखने को मिलेगा कि नहीं, ये बड़ी बात होगी। अब कफील खान जैसा डॉक्टर, जिसने गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित बच्चों की मदद की थी, सारे लोगों की, बल्कि जाकर के बिहार में भी उस आदमी ने मदद की थी, उसको एनएसए के तहत आपने उठा के बंद कर दिया। 6 महीना बंद रहा वो आदमी बिना किसी कसूर के, और हाईकोर्ट ने उसको छोड़ दिया। बिल्कुल। तो ये सारे इश्यूज हैं, इस सारे इश्यूज पे अपोजिशन अगर चाहेगा तो एकजुट होकर के एक आवाज बन करके सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकेगा और उसकी विफलताओं को सामने ला सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जयशंकर जी। तो अब जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है तब विपक्ष को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि संसद की कार्यवाही का हर एक मिनट उपयोगी साबित हो और इसका इस्तेमाल देश हित में हो। सरकार के सामने ढेरों चुनौतियां हैं, उस पर वाजिब सवाल पूछना एक मजबूत विपक्ष का दायित्व है। तो जयशंकर जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सभी ने बहुत ही ध्यान से हमें सुना, इस गंभीर चर्चा को सुना, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।